हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं हमारा चैप्टर का जो रिवीजन पार्ट में जो नेक्स्ट बचा हुआ पोर्शन था उसको हम कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज द इंटर कन्वर्जन ऑफ स्टेट। लास्ट क्लास में हमने डिफरेंट स्टेट्स स्टडी करी थी, उन स्टेट को हम एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं ये हमें स्टडी करना है। दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द चैप्टर। हमने सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस 3 स्टेट हमने स्टडी कर ली थी विद द प्रॉपर्टीज। नाउ इसमें हम टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट भी करने वाले हैं, बट बिफोर दैट वी विल स्टडी इंटर कन्वर्जन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट करें सॉलिड से। सॉलिड स्टेट को लिक्विड में हमें कन्वर्ट करना है। तो सॉलिड को जैसे हीट दी जाती है, टेम्परेचर दिया जाता है, वैसे वैसे पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, स्टार्टिंग में जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करते हैं, और वाइब्रेशन के आफ्टर इतनी एनर्जी जब हीट से मिल जाती है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बीच में ब्रेक होना स्टार्ट हो जाता है, तो सॉलिड लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो सॉलिड जब लिक्विड में कन्वर्ट होता है तो इसको एक तरह से हम बोल सकते हैं कि दैट इज द एंडोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि अभी हम यहाँ पर हीट दे रहे हैं। तो ये हो गया हमारा लिक्विड। यहीं से आपके क्वेश्चंस बनने वाले हैं। सॉलिड को हमने क्या दिया है बच्चों? हीट दी है, हीट, एंड ये है एंडोथर्मिक। एंडो मीन्स अंदर जाना, थर्म मीन्स हीट, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। सॉलिड को हीट दी, एंडोथर्मिक प्रोसेस, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। नाउ लिक्विड को अगर हम और हीट दे रहे हैं तो वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होगी, और यहाँ से जो बचे हुए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पार्टिकल के बीच में वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं, जिससे कि लिक्विड गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है, और जो पार्टिकल्स है वो फ्रीली मूव करना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ भी हमने हीट दी है, तो दिस इज ऑल्सो एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस। अब वापस हम लिक्विड पे पहुंचे। लिक्विड को, सॉलिड को हमने हीट दी, लिक्विड बना। इसी लिक्विड को वापस से हम अगर, यानी ऊपर हमने गर्म किया है, ठंडा करें, यानी लिक्विड की हम कूलिंग करें, तो वो अपनी हीट है रिलीज कर देगा, बाहर निकालेगा, और धीरे धीरे वो सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल वाटर को हम फ्रिज में रखते हैं, तो वहाँ पर वाटर की जो हीट है वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाती है, और वाटर लिक्विड स्टेट से सॉलिड स्टेट आइस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये होता है इसका सॉलिडिफिकेशन, हम कह सकते हैं। ये हमने करी इसकी कूलिंग। अब क्योंकि ये कूलिंग हो रही है, हीट बाहर निकल रही है, तो दैट इज द एक्सोथर्मिक प्रोसेस। एक्सोथर्मिक प्रोसेस, ठीक है। और ये सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस को सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट होना, ये होता है मेल्टिंग, एंड इट इज एट द मेल्टिंग पॉइंट। Melting point means the temperature at which solid convert into liquid state at 1 atm pressure। यानी प्रेशर फिक्स होता है, जो भी हम रिएक्शंस या जो भी प्रोसेस हो रहे हैं हमारे 1 atm प्रेशर पे हो रहे हैं, तो वो प्रेशर हमारा फिक्स है। 1 atm प्रेशर के ऊपर सॉलिड जिस टेम्परेचर पर लिक्विड में कन्वर्ट होता है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट, एंड द प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। और लिक्विड को वापस हमें सॉलिड में कन्वर्ट करना है, सेम टेम्परेचर वही रहने वाला है, दैट इज कॉल्ड फ्रीजिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रीज हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ पर फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू मेल्टिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। तो ये सॉलिड और लिक्विड का कन्वर्जन हो गया। एक्सोथर्मिक, एंडोथर्मिक हीट निकालना है या एब्जॉर्ब करना है, मेल्टिंग हो गया, सॉलिडिफिकेशन या फ्रीजिंग हो गया एट द मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। नाउ कम टू द लिक्विड एंड गैस स्टेट। अभी हमने लिक्विड को हीट दी है, गैस में कन्वर्ट किया है, ये हीट ले रहा है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इस प्रोसेस को हम बॉइलिंग भी बोलते हैं, बॉइलिंग, एट बॉइलिंग पॉइंट, and this is temperature at which liquid boils यानी कन्वर्जन हो गया टेम्परेचर
लिक्विड से गैस स्टेट में इसका कन्वर्जन हो गया, ये भी 1 atm प्रेशर पे होगा, ये भी फिक्स होता है, प्रेशर हमने फिक्स किया तो हर लिक्विड के लिए, अगर लिक्विड प्योर है तो फिक्स होता है, चेंज नहीं होता ना। ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है। अब वापस गैस की हम कूलिंग करें, हमने कूलिंग करी है, गैस को ठंडा कर रहे हैं हम, कूलिंग। तो कूलिंग के कारण गैस क्या होती है, लिक्विड में कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे कंडेंसेशन, कंडेंसेशन। और ये हो गया बच्चों एक्सोथर्मिक, क्योंकि हीट बाहर निकालनी है, एक्सोथर्मिक। क्लियर? तो ये हमारे तीनों स्टेट कन्वर्जन हो गए। अब ये सॉलिड से गैस भी करना है, ये आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। वो टेम्परेचर पॉइंट जहाँ लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है वो बॉइलिंग पॉइंट होता है, 1 atm प्रेशर पे ये फिक्स होता है। बॉइलिंग और वेपराइजेशन में डिफरेंस भी हम देखेंगे। नाउ नेक्स्ट इज द सॉलिड एंड गैस स्टेट। सॉलिड एंड गैस स्टेट और बैक टू सॉलिड, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सब्लिमेशन है सॉलिड से गैस स्टेट में विदाउट चेंजिंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। सॉलिड से डायरेक्ट गैस बनना, लिक्विड स्टेट नहीं बनती है, दैट इज कॉल्ड सब्लिमेशन। अगेन ये एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यहाँ हीट की जरूरत पड़ने वाली है, एंडोथर्मिक प्रोसेस। और ये हो गया आपका बैक एक्सोथर्मिक। देखो दोनों ही प्रोसेस है, सब्लिमेशन है, बैक और फॉरवर्ड और बैकवर्ड, तो ज़्यादा कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब इसके एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ऐसे कौन कौन से मटेरियल्स हैं जो सब्लिमेशन शो करते हैं, और उन्हीं को हम सेपरेशन टेक्निक्स में देखेंगे कि कौन सा सब्लिमेशन से सेपरेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, आयोडीन, solid CO2, that is also very important, solid CO2, ड्राई आइस। देखो यहाँ हम लिखेंगे नहीं, सॉलिड CO2 बिल्कुल आइस जैसी लुकिंग होती है, और टच करें उसको, अगर टच किया जाता है वो गीली नहीं होती, यानी उसमें लिक्विड जैसी फीलिंग्स नहीं आती, दैट्स वाई नोन एज द ड्राई आइस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो विच सब्सटेंस इज नोन एज द ड्राई आइस? सॉलिड CO2, नॉट गैसेस स्टेट, सॉलिड CO2। देन नैफ्थलीन, नैफ्थलीन, कैम्फर। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सब्लिमेशन को शो करते हैं, शो सब्लिमेशन, एंड कैन बी separated by sublimation मेथड। इनमें से जो अदर कंपोनेंट होगा वो सब्लिमेशन शो नहीं करेगा, ओनली दीज, वन ऑफ दीज, कोई सा एक होना चाहिए। तो अमोनियम क्लोराइड, फॉर्मूला है इसका NH4Cl, आयोडीन आप I2 ओनली लिख सकते हैं, ड्राई आइस CO2 होगी, कैम्फर और नैफ्थलीन कॉम्प्लिकेटेड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं तो उनके स्ट्रक्चर या हमें फॉर्मूला नहीं लिखना है। तो दीज आर द एग्जाम्पल वी शो सब्लिमेशन, ये ध्यान रखना आपको। अब यहाँ पर जैसे CO2 है, CO2 के ऊपर हाई प्रेशर इसको अप्लाई करके और सॉलिड में कन्वर्ट कर लिया है टेम्परेचर कम करके। अब यहाँ से हम इसको अगर इसका प्रेशर रिमूव कर देंगे तो सॉलिड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये कन्वर्जन 3 स्टेट का हमारा कंप्लीट हो गया। नाउ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हमारे चले कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो लेट्स सी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर का इफेक्ट वैसे तो हमने देख लिया है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने से सॉलिड से गैस स्टेट तक मूवमेंट होता है और टेम्परेचर डिक्रीज करने से गैसेस से सॉलिड स्टेट तक मूवमेंट होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब हम बात करें कि हम प्रेशर को भी अप्लाई करें इसके साथ, तो स्टेट चेंज कह सकते हैं एट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन breaks and kinetic energy increases and one state
वन स्टेट चेंजेस टू अदर स्टेट, ये हमने कर लिया है, उसी को हमने लिखा है अदर स्टेट। नाउ इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर, किसी भी सॉलिड के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो उसमें कोई चेंज नहीं होता है, दैट इज वी हैव स्टडी इन द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। नाउ अगर गैस के ऊपर प्रेशर अप्लाई करेंगे तो गैस के पार्टिकल्स पास पास में आ जाते हैं, तो थोड़ा सा पास में आएंगे, लिक्विड पे अप्लाई करेंगे तो उसके पार्टिकल्स भी और पास में आते हैं। तो प्रेशर अप्लाई करने से पार्टिकल्स का इंटर पार्टिकल स्पेस कम हो जाता है। बट अगर किसी गैस को हम लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ओनली बाय अप्लाइंग प्रेशर, इट इज़ नॉट पॉसिबल, ओनली प्रेशर से ये पॉसिबल नहीं है। तो आपके पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाला है, द कंडीशंस विच आर नेसेसरी फॉर कन्वर्जन गैसेज इनटू लिक्विड स्टेट और फॉर लिक्विफाइंग द गैसेज, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट नोट। कंडीशंस फॉर लिक्विफैक्शन फॉर लिक्विफैक्शन ऑफ गैसेस, तो यहाँ पर डाल लीजिए ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, डिक्रीजिंग टेम्परेचर gases can be converted into liquid form। ठीक है, अब यहाँ पर ये इसके साथ ये भी एक इम्पोर्टेंट नोट हो जाता है, क्रिटिकल टेम्परेचर एंड क्रिटिकल प्रेशर। जैसा कि मैंने बोला ओनली प्रेशर अप्लाई करके हम गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। हर गैस के लिए एक मिनिमम टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर हम कितना ही प्रेशर अप्लाई कर लें वो लिक्विड स्टेट में नहीं जा सकती, वो मिनिमम टेम्परेचर होता है क्रिटिकल टेम्परेचर। और उस टेम्परेचर पे हम जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं दैट इज नोन एज द क्रिटिकल प्रेशर। तो क्रिटिकल टेम्परेचर और प्रेशर होने पर ही, यानी वहाँ तक पहुँचने पर ही हम गैस को लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ईच gas required a minimum temperature above which it can't be converted into liquid. This is known as critical T4 temperature, and the pressure applied on critical temperature is known as critical pressure. Now effect of impurity on melting point and boiling point। किसी भी मटेरियल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इम्प्योरिटी से बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होता है। अगर कोई भी इम्प्योरिटी इसमें डाल दीजिए, सपोज कीजिए आपके पास वाटर है, वाटर के अंदर हमने शुगर या कॉमन सोल्ट डाल दिया है तो उसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट अफेक्ट हो जाते हैं, वो चेंज हो जाते हैं। तो किसी भी मेटल का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट होता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज। ठीक है, तो किसी भी सब्सटेंस का वाटर का भी ले सकते हैं। तो आपको इतना ध्यान रखना है कि मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट
मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता है और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता है। नाउ इसी के साथ प्रेशर जो है यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो भी अगर चेंज हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट चेंज हो जाता है। तो ये लाइन भी आप नोट कर लीजिए। बॉइलिंग पॉइंट एक्चुअली होता क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट है या वो सिचुएशन है एटीएम प्रेशर इक्वल टू वेपर प्रेशर। ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट वो सिचुएशन है या बॉइलिंग तब होती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेपर प्रेशर के इक्वल हो जाता है, यानी अगर कहीं का किसी भी सराउंडिंग का एटमॉस्फेरिक प्रेशर इंक्रीज कर दिया जाए तो डेफिनेटली उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो रेज होगा, क्योंकि उसको मोर वेपर्स बनानी पड़ेंगी उसका वेपर प्रेशर इंक्रीज होने के लिए। सिमिलरली अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम है तो वहाँ पर वेपर्स कम बनानी पड़ेंगी, कम वेपर प्रेशर होगा, तो उस कंडीशन में बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज होगा। तो ये रिलेशन है एटमॉस्फेरिक प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट का। तो बॉइलिंग वो सिचुएशन है या बॉइलिंग तब स्टार्ट होती है जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं। तो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू योर एनटीएससी। क्लियर? तो ये हमारे हो गए स्टेट कन्वर्जन। नाउ नेक्स्ट बच्चों हमारे पास है टेम्परेचर स्केल्स हैं 3 टाइप ऑफ, इसमें डिग्री सेल्सियस केल्विन इंपॉर्टेंट है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑल्सो एंड एब्सोल्यूट स्केल भी से बोलते हैं। इसमें कोई नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं होती है, डिग्री सेंटीग्रेड में नेगेटिव वैल्यूज़ होती है। यहाँ पर ये तीनों का अगर हम फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है डिग्री सेल्सियस के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस होता है और बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस होता है। और अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है एंड बॉइलिंग पॉइंट 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और अगर केल्विन की बात करें तो फ्रीजिंग पॉइंट 273.16, यानी इसको राउंड ऑफ करके हम यहीं तक की कैलकुलेशन में यूटिलाइज कर सकते हैं, एंड 300.16 केल्विन ये होगा हमारा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। ये तीनों आपको पॉइंट ध्यान रखें। इसका कंपैरिजन हम इस तरह से भी कर सकते हैं। ये 3 थर्मामीटर्स हमने बना रखे हैं। एक थर्मामीटर में ये सपोज कीजिए ये 0 डिग्री है, इसमें ये और ये इक्वलेंट है। तो तीनों को अगर कंपेयर करें तो ये डिग्री सेल्सियस है फ़ारेनहाइट और ये केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस यानी जो फ्रीजिंग पॉइंट है या मेल्टिंग पॉइंट है वो इक्विवेलेंट होगा फ़ारेनहाइट में 32 डिग्री सेल्सियस 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। और इसी को अगर हम केल्विन पे लेते हैं तो यहाँ पर जो मार्क होगा वो होगा 273 केल्विन। नाउ कम टू द बॉइलिंग पॉइंट। डिग्री सेल्सियस के अंदर ये है 100 डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट में है 212 डिग्री फ़ारेनहाइट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो आपका केल्विन में है दैट इज़ 373 केल्विन। ठीक है, ये तो कंपैरिजन है कि ये आपको नज़र आएगा ये स्केल पे। अब ये कंपैरिजन किस तरह से किया है, ये रिलेशन के बेसिस पे है। सबसे पहले हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन का रिलेशन देखते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहीं से हम कैलकुलेशन में जो सबसे ज़्यादा केल्विन को यूटिलाइज करते हैं। केल्विन इक्वल टू, यानी डिग्री सेल्सियस और केल्विन को एक दूसरे में कन्वर्ट करना है तो किस तरह से करेंगे। केल्विन इक्वल टू 273.16 16 आप राउंड ऑफ कर सकते हैं, बट यहाँ पर 273 वैल्यूज़ आप बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए, प्लस डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब डिग्री सेल्सियस की आप वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ से आपको केल्विन में कन्वर्जन मिल जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273। फॉर एग्जाम्पल अगर इसको सोल्व करूँ मैं, यानी केल्विन मुझे निकालना है तो 273 यानी 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पर प्लस 0 डिग्री सेल्सियस दैट इज इक्वल टू 273, यानी 0 डिग्री हमने रख दिया है तो यूनिट रखने की ज़रूरत नहीं है हमें, ये 0 डिग्री वैल्यू रखनी है हमें 0 डिग्री। ठीक है, ये हो गया 273 केल्विन। क्लियर? अब इसकी जगह अगर मैं लूँ, सपोज कीजिए मेरे पास है, जैसे मुझे निकालना है बॉइलिंग पॉइंट निकालना है, ये फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, बॉइलिंग पॉइंट निकालना है। बॉइलिंग पॉइंट कितना 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 रखा है मैंने। नाउ अगर इसको ऐड करेंगे तो ये हो गया 373 केल्विन। क्लियर? तो बॉइलिंग पॉइंट इस तरह से आप डिग्री सेल्सियस में वैल्यू पुट करके केल्विन निकाल सकते हैं, और केल्विन गिवन है तो 273 उसमें लेस कर दीजिए, लेस करके निकाल सकते हैं। कम टू द फ़ारेनहाइट एंड डिग्री सेल्सियस, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है और ये सेल्सियस में ये रिलेशन है 9/5 ये डिग्री सेल्सियस प्लस 32। आप कोई भी वैल्यू पुट कीजिए,
डिग्री सेल्सियस की या फ़ारेनहाइट की। यहाँ पर आपको इसमें जो वैल्यूज़ हैं यानी एक में आप पुट करेंगे तो दूसरी वैल्यूज़ आपके निकल के सामने आ जाएगी। तो दैट इज़ द रिलेशन बिटवीन द टू स्केल्स। नाउ यूनिट ऑफ प्रेशर, ऐसा यूनिट इसकी पास्कल है जिसका सिंबल PA है। जनरली हम जब प्रेशर की बात करते हैं तो नॉर्मल लैंग्वेज में 1 ATM प्रेशर, यानी हमारे एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है उसको फिक्स किया गया है, दैट इज़ 1 ATM। 1 ATM का मीनिंग है कि हम जब इसको बैरोमीटर से इसको मेज़र करते हैं तो यहाँ पर ये सी लेवल पर जो मरकरी की हाइट है वो 76 सेंटीमीटर या फिर 760 mm ऑफ मरकरी होता है और इसको 1 ATM बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 1 ATM। अब 1 ATM जिस पास्कल में जो रिलेशन है दैट इज़ 1 ATM इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल, दैट इज़ अ यूनिट ऑफ प्रेशर। वॉल्यूम यहाँ पर अभी काम नहीं आ रहा, वैसे लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब ये वॉल्यूम की यूनिट्स होती है। नाउ कम टू द नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक अगेन, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जैसा कि हमने स्टेट कन्वर्जन किया कि जब सॉलिड को हीट दी जाती है तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है। अब यहाँ पर अगर आपके पास 1 kg आइस है और उसको हीट देते जा रहे हैं और लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, आइस का जो टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस होता है और अगर आप लिक्विड का भी टेम्परेचर मेज़र करेंगे तो वो भी 0 डिग्री सेल्सियस आता है, जब तक कि कंप्लीट आइस कंप्लीटली सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट नहीं हो जाती। अगर आइस का एक भी क्यूब बचा हुआ है तब तक टेम्परेचर रेज नहीं होता। अब इसका रीज़न ये है कि जो हम हीट देते जा रहे हैं वो सॉलिड के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या बोन्स हैं उनको ब्रेक करने में यूटिलाइज होती है, टेम्परेचर रेज वो नहीं करती है। तो यहाँ पर जो हीट है वो कहाँ जा रही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए, यानी जा तो लिक्विड के पास ही रही है लेकिन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक कर रही है, टेम्परेचर रेज नहीं कर रही है। तो लेटेंट का मीनिंग होता है हिडन हीट, यानी जो छुपी हुई है, हमें दिखाई नहीं दे रही बट एटलीस्ट 0 डिग्री का जो लिक्विड है और 0 डिग्री की जो आइस है दोनों की जो कूलिंग होती है उसमें डिफरेंस होता है। आइस की कूलिंग मोर होती है, लिक्विड की कूलिंग कम होती है, क्योंकि लिक्विड ने कितनी हीट ले ली है, दिस अमाउंट ऑफ हीट। और सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन होती है, लेटेंट हीट का मतलब है कि अमाउंट ऑफ हीट दैट इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 किलोग्राम सॉलिड टू 1 किलोग्राम लिक्विड ऑन द सेम टेम्परेचर, यानी उसका जो टेम्परेचर है उसमें सॉलिड स्टेट को कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए सॉलिड से लिक्विड, वो लेटेंट हीट है। तो हमें स्टेट कन्वर्जन के लिए चाहिए, फ्यूजन के लिए होती है, इसको आपको वैल्यूज़ को पता रखनी है, 3.34 इंटू 10⁵ जूल पर किलोग्राम है, ये जूल के अंदर है। और कैलोरी में आप ध्यान रखेंगे तो 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम। सिमिलरली जब हम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करते हैं तो वही होता है, लिक्विड के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक करने के लिए एनर्जी यूटिलाइज होती है, उसका टेम्परेचर रेज नहीं होता जब तक कि पूरा लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो दैट इज ऑल्सो हिडन हीट ऑफ वेपोराइजेशन। यहाँ पर अमाउंट है, यानी 1 kg लिक्विड को 1 kg आइस में वेपर्स में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट चाहिए विदाउट चेंजिंग और विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, 22.5 इंटू 5 जूल पर किलोग्राम, और ये कैलोरी पर किलोग्राम। अब दोनों में हम कंपैरिजन करें तो यहाँ पर जो वेपर स्टेट है इसके लिए बच्चों ज़्यादा हीट रिक्वायर्ड है, क्योंकि यहाँ पर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा ब्रेक करने पड़ते हैं। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। और लेटेंट हीट ऑफ डेफिनेशन आपको ध्यान रखनी, क्या काम करती है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो मेल्ट करती है विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर, विदाउट रेजिंग टेम्परेचर, ये वेपराइज करती है विदाउट रेजिंग और विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। तो ये हमारी हो गई लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन एंड वेपराइजेशन। बच्चों 3 स्टेट्स हमने डिटेल में स्टडी कर ली है। नेक्स्ट हमारी जो स्टेट है दैट इज प्लाज्मा स्टेट एंड देन बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट। अब प्लाज्मा स्टेट और बोस-आइंस्टीन को हमें बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करना है, क्योंकि एक जनरल इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए कि स्टेट्स किस टाइप की होती है। तो अगर हम प्लाज्मा स्टेट की बात करें तो प्लाज्मा स्टेट हाईली एनर्जेटिक एंड सुपर एक्साइटेड स्टेट ऑफ पार्टिकल्स। ये बनती कैसे है, जो गैसेस स्टेट होती है या फिर जो गैसेस होती है उनसे इलेक्ट्रॉन्स निकलने के बाद एक तरह का मिक्सचर बन जाता है जिसमें कि आयनाइज्ड गैसेस प्लस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये हाईली एक्साइटेड और हाईली एनर्जेटिक स्टेट में होते हैं। अब इनको बनाने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायर्ड होती है, और ये बनती कहाँ है, ये इलेक्ट्रिसिटी यानी टेम्परेचर अगर हम रेज करें, अगर हीट देकर बनाएं तो ये लैब में पॉसिबल नहीं है, बट ये इलेक्ट्रिसिटी से जो बनती है दैट इज़ फ्लोरोसेंट बल्ब
एंड नियॉन साइन बल्ब में इलेक्ट्रिसिटी पास होने से वो जो नियॉन या हीलियम गैसेस हमने ले रखी है वो आयनाइज हो जाती है और फिर वो डिफरेंट कलर से ग्लो करती है, दैट इज प्लाज्मा स्टेट। इसके अलावा ये सन और स्टार्स में बनती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ स्टेट बहुत अच्छे से देखने को मिलती है। नेक्स्ट है, बस इसमें ध्यान रखना है कि हाईली एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड पार्टिकल्स का मिक्सचर है इलेक्ट्रॉन और पॉजिटिव चार्ज आयनाइज्ड गैसेस का या आयंस का। नेक्स्ट है बोन्स आइंस्टीन कंडेंसेट स्टेट, ये सत्येंद्र नाथ बोस इंडियन साइंटिस्ट एंड अल्बर्ट आइंस्टीन दोनों ने इसको दिया था। इसके बाद अदर साइंटिस्ट ने इसको स्टडी भी किया। ये क्या है, इसमें जो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी वाली जो गैस है उसको कूल किया जाता है। कहाँ तक कूल किया जाता है? एट द सुपर लो टेम्परेचर। ठीक है, तो एक्सट्रीमली लो डेंसिटी गैसेज आर कूल एट द वेरी लो टेम्परेचर, दैट इज नोन एज द सुपर लो टेम्परेचर एंड दिस स्टेट इज नोन एज द बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट स्टेट। तो ये हो गई स्टेट, इससे ज़्यादा इस स्टेट में हमें कुछ नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इवेपोरेशन। इवेपोरेशन बॉइलिंग हमने किया है। बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है, सर्टेन टेम्परेचर पे, जहाँ लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। इवेपोरेशन में भी यही होता है, यहाँ पर लिक्विड गैस स्टेट में कन्वर्ट होता है, बट यहाँ बिलो बॉइलिंग पॉइंट, यानी बॉइलिंग पॉइंट तक हमें नहीं जाना। यहाँ क्या होता है कि जो पार्टिकल्स होते हैं यानी सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपने सराउंडिंग से या पार्टिकल के कोलिजन से इतनी एनर्जी या हीट गेन कर लेते हैं कि वो स्लोली लिक्विड से गैस स्टेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज नोन एज द एवेपोरेशन। तो एवेपोरेशन इज द प्रोसेस ऑफ, सेम प्रोसेस है, वही प्रोसेस लिखना है हमें, चेंज ऑफ लिक्विड टू वेपर्स बिलो बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट से नीचे। अब इसमें डिफरेंस क्या है फिर बॉइलिंग और, अगर हम इवेपोरेशन की बात करें तो बॉइलिंग इज द बल्क फिनोमिना, डिफरेंस भी साथ कर ही लेते हैं। ये बॉइलिंग है और ये इवेपोरेशन। इवेपोरेशन, तो बॉइलिंग की बात करें दैट इज द बल्क फिनोमिना, बल्क, और ये सरफेस, ओनली ऑन सरफेस। एट बॉइलिंग पॉइंट, एट बॉइलिंग पॉइंट एंड टेक प्लेस बाय हीटिंग, टेक प्लेस बाय हीटिंग। देखो हीट करना पड़ता है इसमें, बॉइलिंग के लिए हमें हीट करना पड़ता है, अपने आप से बॉईल नहीं होता। अदरवाइज ऐसा होता है तो वाटर जो अपने सराउंडिंग में हम ड्रिंक करते हैं वो अपने आप बॉईल होना स्टार्ट हो जाता है, दैट्स नॉट पॉसिबल विदाउट हीटिंग। जबकि हम जो एवेपोरेशन की बात करें तो यहाँ हमें हीट नहीं देनी पड़ती है, विदाउट हीटिंग, विदाउट हीटिंग। ये फास्ट एंड वायलेंट प्रोसेस है, ये स्लो एंड साइलेंट प्रोसेस है, स्लो एंड साइलेंट। अब इसको स्टडी करेंगे, फैक्टर कौन कौन से अफेक्ट करते हैं। वो फैक्टर्स इसको अफेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि किसी भी सब्सटेंस का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो फिक्स होता है, वो चेंज नहीं होता। नाउ कूलिंग इफेक्ट, एक फैक्टर और है कूलिंग, डजंट शो cooling effect and evaporation show, it shows cooling effect, cooling effect। कूलिंग इफेक्ट का मीनिंग है कि जब भी एवेपोरेशन होता है तब अपने सराउंडिंग में अपना एक कूलिंग इफेक्ट छोड़कर जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे अपने हैंड के ऊपर अगर हम ईथर या अल्कोहल रब करें तो हमें कूलिंग फील होती है, क्योंकि जो अल्कोहल और ईथर हैं वो एवेपोरेट होते हैं, हमारी जो पाम है, हमारा हैंड है, उसकी हीट लेकर, जिससे कि हमारा टेम्परेचर डाउन होता है और हमें कूलिंग फील होती है। नाउ द फैक्टर अफेक्टिंग एवेपोरेशन, फैक्टर अफेक्टिंग evaporation।
फर्स्ट टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी, नेचर ऑफ लिक्विड, टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर रेज करते हैं तो इवेपोरेशन इंक्रीज होता है। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर इवेपोरेशन इंक्रीजेज। सरफेस एरिया, जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा इवेपोरेशन का प्रोसेस उतना ही तेज होता है। जैसा कि एक जनरल है कि हम टी जो लेते हैं वो कप में जल्दी ठंडी नहीं होती, जबकि सॉसर में ठंडी हो जाती है या प्लेट में ठंडी हो जाती है, बिकॉज प्लेट का जो सरफेस एरिया है वो लार्ज होता है। तो जितना सरफेस एरिया होगा उतना ही इवेपोरेशन के लिए इवेपोरेशन फास्ट होता है। इवेपोरेशन इंक्रीजेस विद सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी increases with decreasing ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी का मीनिंग होता है अमाउंट ऑफ वाटर वेपर्स इन एनवायरनमेंट। तो अगर पहले से वाटर वेपर्स होंगी तो क्या होता है, फिर इवेपोरेशन की स्पीड कम हो जाएगी, तो इवेपोरेशन इंक्रीज विद डिक्रीजिंग ह्यूमिडिटी। एंड नेचर ऑफ लिक्विड मोर वोलेटाइल, volatile liquid evaporate easily, evaporate fast। volatile का मतलब है कि जो evaporation जिसका फास्ट होता है, जैसे पेट्रोल हो गया, ईथर हो गया, एल्कोहल हो गया। एंड विंड स्पीड, एक और है इसमें विंड स्पीड, evaporation increases with speed of wind। विंड की स्पीड जितनी ज़्यादा होगी यानी उतना ही फास्ट इवेपोरेशन होगा, क्योंकि जो वाटर वेपर्स निकल कर जाते हैं विंड उनको अपने साथ लेकर जाती है। इसीलिए इन सारे फैक्टर्स का यूटिलाइजेशन ये है। जैसे समर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो हमारे क्लोथ्स क्विकली ड्राई हो जाते हैं, विंड की स्पीड फास्ट होती है तो भी क्लोथ्स क्विकली ड्राई होते हैं। रेनी सीजन के अंदर रोड के ऊपर अगर पानी भरा हुआ है, रोड की सरफेस एरिया ज़्यादा होती है तो इजीली वो फटाफट ड्राई हो जाती है। एंड ह्यूमिडिटी यानी जब भी एनवायरनमेंट में ह्यूमिडिटी होती है तो क्लोथ्स या जल्दी ड्राई नहीं होती, या फिर हम ह्यूमन बींग्स जो प्रेस्पायर करते हैं, स्वेट निकलता है, वो जल्दी से ड्राई अप नहीं होता है। तो दीज आर द डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट द इवेपोरेशन। नाउ नेक्स्ट लास्ट इज द कूलिंग फैक्टर। जब भी इवेपोरेशन होता है अपने सराउंडिंग से हीट लेकर लिक्विड गैस में कन्वर्ट होती है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या करती है, डिक्रीज करती है। इसी इफेक्ट को बोलते हैं कूलिंग इफेक्ट। इसका इफेक्ट है डेजर्ट कूलर, यानी जो ड्राई एयर आती है वो वाटर से क्या करती है, वाटर को अपना जो हीट है वो कन्वर्ट करती है, ट्रांसफ़र करती है और वो कूल हो जाती है, तो इसका कूलिंग इफेक्ट है। सिमिलरली जो अर्थनफोर्ट या मिट्टी का घड़ा होता है उसमें पानी ठंडा रहता है, क्योंकि जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो अपने सराउंडिंग से हीट लेकर या अदर वाटर मॉलिक्यूल से हीट लेकर धीरे धीरे वेपर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिससे जो रिमेनिंग वाटर है घड़े का या मटके का वो ठंडा हो जाता है। तो इस तरह ये डिफरेंट जो इसके फैक्टर्स हैं इवेपोरेशन के हमारे डेली लाइफ में देखने को मिलते हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर, और यहाँ पे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है।